नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात आरा की, जहां सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गाड़ियों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। चांदी बाजार के पास आज एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से उप मुखिया के पति की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने आरा सहार मेन रोड पर आगजनी कर जाम कर दिया। मृतक नरही गांव निवासी हरिंदर सिंह थे। मौत से गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव की घटना में चांदी थाने की पुलिस की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। कोइलवर थानाध्यक्ष संजय सिन्हा सहित पुलिस के कई जवान के भी घायल होने की सूचना है। बाद में भोजपुर के एसपी हरकिशोर राय मौके पर पहुंचे और किसी तरह हालात पर काबू पाया। तो ये आगजनी बीच सड़क पर, और तस्वीरों में गाड़ी को भी आप देख सकते हैं। देखिए, गाड़ी के शीशे टूट गए, पत्थरबाजी में पथराव किया गया, आगजनी की गई और जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, सड़क जाम कर दिया गया। बाद में एसपी को खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा और मामले को शांत कराना पड़ा। और अब बात दो पक्षों में भिड़ंत की। पूर्णिया के धमदाहा में दो पक्षों में झड़प हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, लाठी से एक दूसरे पर वार करते हुए, और वह यहां पुलिस की जिप्सी भी आपको दिख रही है, पुलिस की गाड़ी भी, जिसे पीछे किया जा रहा है मजबूरन। दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर मारपीट करते दिख रहे हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। देखिए, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों पक्ष से लाठी डंडा से लैस होकर और एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया। पुलिस वहां पर पहुंची मामले को शांत कराने के लिए। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट हुई दोनों पक्षों में और जमकर भिड़ंत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में बिहार के 3 कामगारों की मौत हो गई। रोजी रोटी कमाने के लिए सभी एक जीप से महाराष्ट्र के सावनेर जा रहे थे। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई और तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देखिए, इतनी जोरदार टक्कर कि वहां धूल का गुबार उड़ गया और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये सभी बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे। मजदूर सिवनी नेशनल हाईवे 7 पर स्थित आलोनिया टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मजदूरों से भरी एक तूफान जीप वाहन टोल प्लाजा में खड़े कंटेनर में जा घुसा। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 घायल हो गए। मृतकों में डब्लू कुमार दास, सूरज दास और तीतू दास शामिल हैं। ये सभी बांका जिले के रहने वाले थे। बाकी जो 11 लोग घायल हुए हैं वो भी बांका के ही रहने वाले थे। सभी की उम्र 18 से 35 साल के बीच। पटना के बीएमपी कैंप में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जब तक वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक 2 जवानों की मौत हो चुकी थी, जिनमें से एक पुरुष और एक महिला कांस्टेबल शामिल हैं। मृतकों के नाम अमर सुब्बा और वर्षा टिग्गा है, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि अमर ने पहले वर्षा टिग्गा को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार दी। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने बताया कि गोली अमर सुब्बा के राइफल से चली है। पटना पुलिस के साथ एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। यहाँ से पता चला बीएमपी के पदाधिकारियों से, और कोत है, कोत के ऊपर अंदर ही एक रेस्ट रूम है और उसी रेस्ट रूम में घटनास्थल है। 2 आरक्षियों की मृत्यु हुई है। एक का नाम है वर्षा पितुंग, ये महिला सिपाही है, 26 वर्षीय, और दूसरे का नाम है सुब्बा, इसमें अमर सुब्बा, पिता महेंद्र सुब्बा। इनकी उम्र है लगभग 36 साल। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। जो इनके इशूड वेपन थे
अमर के उसी से गोली चली है। अभी तक जो पता चला है, एफएसएल की टीम आई है और एफएसएल की टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया है। इंक्वेस्ट हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। कुल 5 गोलियां चली हैं, एक ही राइफल से गोली चली है जो कि अमर की है। वो कारण विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग और लोगों का ये बयान लेंगे क्योंकि ये तो इस प्रांगण के अंदर का मामला है, तो ये यहाँ के लोग ज़रूर जानते होंगे इनके बीच का कैसा संबंध रहा था, दुश्मनी अगर थी तो किस बात की थी या दोस्ती अगर थी तो कैसी थी। मैंने जैसे आपको बताया एक ही हथियार से गोली चली है, तो अब उसको हम लोग देख ले रहे हैं। एफएसएल वाली रिपोर्ट अभी आ जाती है तो ये तो निसंदेह है कि किसी ने किसी को गोली मारी है, उसको हम लोग देख रहे हैं। टोटल 5 गोलियां चली, 5 खाली खोखा वहाँ से बरामद हुआ है। भाई बॉडी का प्रॉपर इंक्वेस्ट हो जाएगा तो पता चलेगा किसको कितनी गोली लगी। नहीं, वो अभी हम लोग जांच कर लेते हैं। ये सारी विश्लेषण तो बाद में आएगी। अभी जो फर्स्ट फैक्ट है वो मैं आपको बता दिया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों बीएमपी 1 के कांस्टेबल्स हैं। एक हथियार से गोली चली है, वो इशूड हथियार था, 5 गोली चली। खबर मधुबनी से। मधुबनी में पावर सब स्टेशन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना खुटौना थाना इलाके की है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली विभाग के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि पावर सब स्टेशन में आग लगने की वजह से कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित है। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड के दोषी ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी मुजफ्फरपुर के साथ ही समस्तीपुर, पटना और नई दिल्ली की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। ईडी कभी भी मुजफ्फरपुर के आवासीय भवन और होटल के साथ कीमती भूखंड को प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए दस्तक देने वाली है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर मुजफ्फरपुर में बंद पड़े बालिका गृह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में अब ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की है। 26 अगस्त को पटना के विशेष अदालत में ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें इस कांड के मुख्य आरोपी जो फिलहाल उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, साकेत कोर्ट ने इस मामले में जनवरी माह में ही सज़ा सुनाई थी, जिसमें ब्रजेश ठाकुर समेत जो 19 आरोपी है वो सज़ा याफ्ता हैं। और ब्रजेश ठाकुर जो मुख्य इस कांड के सरगना है, उनके खिलाफ तो 32 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी किया था। इस मामले में अब ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की है। ईडी ने चार्जशीट के बाद समस्तीपुर स्थित जो वृद्धाश्रम है, जो अलग एनजीओ के द्वारा चल रहा था, जिसके सर्वोसर्वा भी यही बताए जाते हैं ब्रजेश ठाकुर, और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर स्थित बिल्डिंग है। अब यहाँ भी ईडी आने ही वाली है। ईडी अब इस मामले में जो कार्रवाई है वो तेज कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि प्रोविजनल अटैचमेंट के तौर पर, यानी जब्ती से ठीक पहले की कार्रवाई ईडी कर रही है। और इस मामले में पहले ही ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने समस्तीपुर में ब्रजेश ठाकुर के आवास पर नोटिस चिपकाया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी ब्रजेश ठाकुर का आवास अमीरगंज में है। नोटिस में इस बिल्डिंग को आदर्श महिला शिल्प कला केंद्र का ऑफिस बताया गया, लेकिन यहां ऑफिस का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर ताउम्र सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में इस वक्त है, लेकिन उन पर ईडी के द्वारा भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये आपको दिखाना चाहेंगे, समस्तीपुर का ये मनोरमा लेन है जहां पर ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और ईडी की टीम के द्वारा यहां पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कल ईडी की टीम आई थी और यहां पर इश्तेहार चिपकाने का काम की थी और जिसके बाद कार्रवाई यहां पर शुरू की गई थी। हालांकि उस इश्तेहार को यहां पर जो चिपकाया गया था उसे हटा दिया गया है। यहां पर जो केयर टेकर है मकान का, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कार्रवाई की गई थी, उस इश्तेहार में क्या लिखा गया? हिंदी में लिखा हुआ था, उतना जानकारी नहीं है क्या लिखा हुआ था। ऊपर में कुछ अटैचमेंट करके कुछ लिखा हुआ था जो मुजफ्फरपुर हम मार्केटिंग बताएं, वहाँ से वो किसी साहब को भेजे थे जो लेके चले गए। तो आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जो कहीं ना कहीं ब्रजेश ठाकुर के ऊपर एक शिकंजा की तरह है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां एक युवक बैंक में घुस गया और चाकू की नोक पर कैशियर से 3 लाख रुपयों की मांग की।
लेकिन कैशियर के पास कैश नहीं होने के चलते वो वहां से बाहर जाने लगा। इसी बीच बैंक कर्मियों ने समझदारी दिखाते हुए बाहर जाकर शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और उस पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। चोरी की यह वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो पीछे अगर के खड़ा ये ना जी अंदर खड़ा है, ये बंद किया मैंने गेट, ये बत्ता भी हो गया, तो मैं उधर दे दिया। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा होगा, बैंक के गेट पर पहले से ही लोग खड़े थे और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा उसे पकड़ लिया गया और फिर बाहर ले जाकर उसकी जमकर धुनाई की गई, बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। और सड़क के उस पार आप तस्वीरों में देखिए गौर से, चोरी की कोशिश, चाकू की नोक पर लूट की कोशिश इसने की थी। 3 लाख रुपए कैशियर से मांगे थे, हालांकि कैशियर ने कहा कि पैसा नहीं है, तो फिर वो जाने लगा। और लेकिन इसी बीच बैंक कर्मियों ने शोर मचाया और बैंक के बाहर खड़े लोगों ने उसे दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई की। डॉक्टर का कितना खर्च है। सिवान में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 5,67,000 रुपए लूट लिए। घटना गुठनी थाना क्षेत्र के टिकनिया गांव की है। रुपए लूटने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे सीएसपी संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी। वारदात में 6 अपराधी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। दिन दहाड़े लाखों की लूट, और ये पहली लूट का मामला नहीं, लगातार सीएसपी संचालक से लूट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त सीएसपी संचालक से लूट की वारदात सिवान में हुई है। रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अपर बाजार इलाके के जेजे रोड इलाके में स्थित सिद्धार्थ खेमका के कार्यालय में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में कार्यालय का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर नजर आए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कोयला और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के मुताबिक चोरों ने 4 तालों को तोड़कर चोरी की है, जिसमें करीब 12 से 13 लाख रुपए की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। 12-13 लाख रुपए करीब। 12-13 लाख। हाँ, अब तो हिसाब हो गया। हिसाब नहीं, अंदाज से हम बता रहे हैं। कैश इतने अपनी छोड़ रखा है। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, तो ट्रक वाले लोग को पेमेंट करना रहता है। तो हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को हम लोग मिला है, उसको खंगाल रहे हैं। जो भी तथ्य सामने उभर कर आएगी उसके बाद ही अब इस पर कुछ कहा जा सकता है। सर कितने की संख्या में चोर जो सीसीटीवी में नजर आ? सीसीटीवी में 4 की संख्या में नजर आ रहे हैं। एक गली में है और अंदर 3 गए हैं। कुल 4 की संख्या दिख रही है। और धनबाद में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। धनसार के दोहा टाड़ में चोरों ने एक किराना और जेरोक्स दुकान को निशाना बनाया और कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन समेत करीब 2 लाख की संपत्ति ले उड़े। इससे पहले भी 3 अगस्त को इसी दुकान पर चोरी हुई थी। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हाँ, ये वाला जो कुछ मोटा सामान था वो लेके गया इस दुकान से, ग्लेसिल दुकान से, और जो लैपटॉप था, कंप्यूटर था, फोटो प्रिंटिंग था, जेरोक्स मशीन था, वो सब इस बार लेके। और राजधानी पटना में बड़ी लूट की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को इस लूट की वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। कंकड़बाग इलाके की घटना है। कंकड़बाग इलाके में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, दिन दहाड़े लूट कंकड़बाग इलाके में, पूरी खबर बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में अगर किसी ने जिस आपराधिक वारदात ने पटना पुलिस को परेशान किया है वो लूट और चोरी की घटना है, डकैती की घटना है। एक बार फिर से ये ओल्ड बाईपास इलाका है। कंकड़बाग काफी पॉश और कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मैं जहां खड़ा हूं
वहाँ हर क्षण गाड़ियां गुजरती है, प्रतिदिन हजारों लाखों गाड़ियां जो है वो ओल्ड बाईपास से गुजरती है। और इसी ओल्ड बाईपास पर ये SBI ब्रांच है और SBI ब्रांच की सीढ़ी पर लूट की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। 3 अपराधी बताए जा रहे हैं जो बाइक से पहुंचे थे और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मी को कवर किया और 9,60,000 तकरीबन 9.5 लाख रुपए, एक बड़ी राशि, एक कह सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट जो है उसको लूट कर वो ले गए हैं। फिलहाल घटना के बाद मौके पर सिटी SP समेत तमाम जो कई थानों की पुलिस है वो पहुंच गई है, अपने तरीके से छानबीन कर रही है। SSP उपेंद्र शर्मा से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज के आधार पर जो क्रिमिनल्स है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने मास्क पहन रखा था इसलिए पुलिस को भी थोड़ी परेशानी है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ राजधानी पटना को लेकर कि कंकड़बाग ओल्ड बाईपास व्यस्तम इलाका और यहाँ लूट की घटना कैसे हो जाती है और आखिरकार पटना पुलिस क्या करती है। जी सुमित। संजय, सवाल यही है कि ये पहले कोई वारदात नहीं हो रही है, राजधानी पटना लगातार लुटेरों के निशाने पर है और दिन दहाड़े इस तरह की वारदात अगर होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती में कमी है, जिसकी वजह से लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। फिलहाल देखना होगा पुलिस कब तक लुटेरों तक पहुंच पाती है। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो और इन सब के बीच नशे के सौदागर भी एक्टिव हैं राजधानी पटना में। लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी पटना में नशे के सामान की स्मगलिंग जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पटना में छापेमारी कर करीब 6 क्विंटल गांजा जब्त किया। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गांजा का यह कंसाइनमेंट उड़ीसा से वैशाली के लिए निकला था। गांजे का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गांजा हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है गांजा पकड़ने में और साथ ही साथ 5 तस्करियों को भी इसके साथ पकड़ा है। सर्वप्रथम ये जो लोग उड़ीसा से गांजा लेकर के बिहार में आते हैं और यहाँ पर आकर के विभिन्न भूभाग में इसका वितरण करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो गाड़ी थी वो हरियाणा की थी, 2 ड्राइवर्स भी थे और हेल्पर थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था कि इसके जो रिसीवर्स थे, जो मेन इसके खिलाड़ी हैं पीछे हैं, उनको भी हम लोगों ने पकड़ने में सफलता हासिल की। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में विधायक और जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। हजारीबाग के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और मांडू विधायक JP पटेल भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद अंबा प्रसाद को रिम्स से रेफर किया गया है। वहीं JP पटेल का इलाज हजारीबाग के निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना को मात दे दी है। देर शाम उन्हें रिम्स से छुट्टी मिल सकती है। आपको बता दें कि कल खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, बगोदर विधायक विनोद सिंह और पांकी विधायक शशिभूषण मेहता भी कोरोना संक्रमित पाए गए। फिलहाल ये तीनों विधायक होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना काल में टाइपिस्ट भी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, जिनके पास हुनर तो है लेकिन ग्राहक नहीं है। पटना हाईकोर्ट के बाहर 35 साल से टाइपिंग कर रोजाना 1000 रुपए आमदनी करने वाले टाइपिस्ट की कुछ यही हालत है। उम्र के 60 से ज्यादा वसंत पार कर चुके इन टाइपिस्टों के पास अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि आमदनी कर सकें। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लगातार टाइपिंग कर किसी तरह परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले टाइपिस्ट आज भूखमरी कगार पहुंच गए। रोज दुकान भी लगाते हैं और देख सकते हैं कि अस्थायी जो यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं, लेकिन अब ग्राहक नहीं आते हैं क्योंकि अब हाईकोर्ट भी ऑनलाइन चल रहा है और वकील साहब घर बैठे ही अब बहस करते हैं। ऐसे में अब जो टाइपिस्ट हैं उम्मीद भरी नज़रों से ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। ना तो वकील साहब आते हैं ना ही मुवक्किल आते हैं। तो ऐसे में जो टाइपिस्ट हैं देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी थकी हुई उंगलियां, भले ही आज भी हुनर रखती हो लेकिन आज उंगलियां थम गई है, मशीनें ठप है क्योंकि ग्राहक नहीं है। जरा हम बात करते हैं कि आखिर कोरोना की मार किस तरह से ये लोग झेल रहे हैं। बाबा क्या मोबाइल देख रहे हैं? हाँ बोल रहे। ग्राहक नहीं है? ग्राहक तो एकदम आना ही बंद है। वकील लोगों का काम ही नहीं हो रहा है, ऑनलाइन होने से कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है यहाँ मैनुअल काम हो नहीं पा रहा है। कैसे परिवार अभी कैसे चला रहे हैं? जैसे किसी तरह से बने खींच खाच रहे हैं, किसी तरह से समझिए कि आते हैं 10, 20, 50 कभी हो गया तो उसी से काम चला रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत रफ्तार कम हो गई नहीं इसके चलते। और हम लोग का एकदम बैठा बैठी है, कभी कदाल 150 हुआ तो हुआ, नहीं तो लेकिन हम लोग बराबर आते हैं। लॉकडाउन में नहीं आते हैं, जैसे ही खुलता है ऑनलाइन वाला तो हम लोग आते हैं। अभी मतलब स्थिति अभी एकदम दयनीय है,
इसी तरह से मैंने परिवार को खींच रहे हैं हम लोग। वकील साहब लोग आते हैं कि नहीं? कभी कभी कोई आते हैं जो मैनुअल से कराते हैं, न तो सब लोग तो इधर उधर रहते हैं। वकील साहब घर बैठे ही हाँ, घर बैठे बहस कर लेते हैं। 6 महीना हो रहे हैं, यही 10 रोज से हम लोग आना शुरू किया हैं, तो घर बैठे हुए रह रहे थे, कोई ग्राहक नहीं आ रही है। वकील साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं? वकील लोग से वो तो अपना घर पर बैठे हैं, सारा काम कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर आते हैं, बैठ कर चले जा रहे हैं। ताकि कुछ यहाँ पर आते हैं सिर्फ कुछ लोग जानेगा आएगा तो कुछ काम हो गए। चला रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, करीब एक दूसरे से किसी तरह लेकर के काम चला रहे हैं। कोई काम में नहीं है, इसी तरह से बैठा हुआ है। कोरोना एकदम ब्रेक कर दिया। आज से नहीं करीब 7 महीना हो गया। बिहार का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट के ठीक सामने तकरीबन 30 से 35 साल से ये दुकानें लगाते हैं और अस्थायी रूप से ग्राहक आते थे। उस वक्त परिवार की रोजी रोटी बेहतर ढंग से चलती थी, लेकिन कोरोना की वजह से आज पूरी रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और मायूस और उम्मीद भरी नज़रों से आज ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं कि शायद 2 वक्त की रोटी के लिए बिक्री हो जाए। लेकिन आज ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं और इनका कारोबार ठप है, मशीनें बंद है, और अब इस उम्र में दूसरा व्यवसाय करे भी तो क्या करें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।